भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल बवाल हुआ और फिर ठंडा भी हो गया। भारत का सारा मॉडल इसी पर आधारित लगता है कि जल्दी चर्चा टल जाए और नई चर्चा आने लगे। दर्शक की भी ट्रेनिंग यही हो गई है कि आज कुछ नया देखा जाए, जबकि नया के नाम पर बातें वही पुरानी हो रही होती हैं। बस जिस बात से दिक्कत होती है उसे पीछे कर दिया जाता है। 15 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि अगर संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक है तो अधिक बताइए। 15 दिन बीत गए, लेकिन विपक्ष के राज्यों के ऐलान से आगे कुछ भी नहीं हुआ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की जनता ने कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या को लेकर जब संदेह किया तो वहां की सरकार ने अप्रैल महीने में एक कमेटी बना दी, जिसमें पेरू और WHO के एक्सपर्ट थे। मई के अंत में इसकी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया है और पेरू के प्रधानमंत्री ने पैनल के सदस्यों का हुक्का पानी बंद करवाने की जगह उनका शुक्रिया अदा किया है। पेरू में अब मरने वालों की संख्या 69,342 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है, 2 गुनी। पेरू के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि जनता को सही संख्या के बारे में बताएं। इस तरह प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर कोविड से पेरू की हो गई है। पेरू ब्राजील से भी आगे निकल चुका है। एक्सेस डेथ के आधार पर यह संख्या बढ़ाई गई। पिछले साल जितनी मौत हुई थी उससे अधिक संख्या को कोविड में शामिल कर लिया गया। ठीक यही बात दिव्य भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई थी कि गुजरात में पिछले साल की तुलना में इस साल के 71 दिनों में 65,000 अधिक पंजीकरण हुआ है मृत्यु का, लेकिन भारत में किसी को फर्क नहीं पड़ा। पेरू का उदाहरण यह बताने के लिए नहीं दिया कि नैतिकता की राजधानी भारत में नहीं है, इसलिए दिया कि जब पेरू कर सकता है तो भारत क्यों नहीं मरने वालों की गिनती फिर से कर रहा है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि कोरोना से कितने लोग मरे, या दिन भर इसी फिराक में रहेंगे कि कैसे भी दूसरा मुद्दा आ जाए ताकि डिबेट बदल जाए। 28 दिसंबर को रूस ने मरने वालों की सरकारी संख्या 57,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी। अक्टूबर 2020 में मैक्सिको के नेशनल सेंटर फॉर प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स एंड डिजीज कंट्रोल ने मरने वालों की संख्या में 50,000 की वृद्धि कर दी। अमेरिका में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक फाउची ने माना है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका में कोविड से मरने वालों की मौत की गिनती कम हुई है। कम से कम मानते तो हैं कि मौतों की गिनती कम हुई है। यहां तक कि पिछले साल अप्रैल में चीन के वुहान में भी कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़ाकर डबल कर दी गई थी। चलिए पेरू की तरह नहीं, मैक्सिको और अमेरिका की तरह नहीं, लेकिन क्या कभी भारत में ब्रिटेन की तरह कदम उठाए जा सकते हैं? पिछले हफ्ते ब्रिटेन की सरकार के पूर्व सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने संसद की हेल्थ एंड साइंस कमेटी के सामने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जॉनसन और स्वास्थ्य सचिव ने देश से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जॉनसन मीडियाबाजी करते रहे, लोगों को सही इलाज नहीं दिया, टेस्टिंग और टीकाकरण में देरी की। कमिंग्स ने माना कि हजारों लोग मरे हैं, उन्हें मरना नहीं चाहिए था। खुद की भी नाकामी मानी और मरने वालों के परिजनों से माफी मांगी। पिछले साल तालाबंदी के नियम तोड़ने के लिए ब्रिटेन की सरकार के कोविड सलाहकार नील फर्गुसन को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां तो कोविड के नाम पर आपदा प्रबंधन की असीम शक्तियों को हाथ में लेकर भी गृह मंत्री बिना मास्क के रैली करते रहे। सरकार के भीतर से किसी ने कुछ नहीं कहा। कोविड टास्क फोर्स के किसी सदस्य ने भी कुछ नहीं कहा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का कोविड नेशनल टास्क फोर्स उन परिवारों से माफी मांगेगा और कहेगा कि उन्हें इस तरह तड़प कर नहीं मरना था? यह हमारी भी नाकामी है। सरकार ने हमारे सुझावों पर अमल नहीं किया। क्या जनता को पता भी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में सरकार और जनता को बताना टास्क फोर्स का काम है या किसी और कमेटी का है? क्या टास्क फोर्स के सदस्यों में से कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कभी इस्तीफा भी देगा? यह कहेगा कि मरने वालों की संख्या फिर से गिनी जानी चाहिए, कह पाएगा? इतनी तबाही के बीच क्या किसी सदस्य को नैतिक संकट नहीं हुआ होगा कि वह इस कमेटी में क्या कर रहा है? लोग मरे जा रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स है या कठपुतली टास्क फोर्स? हम आपको न्यूजीलैंड का उदाहरण देना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न तो कोविड को लेकर फेसबुक लाइव और हर दिन प्रेस से बात करती रही। सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। हम तो डिसिप्लिन सोच रहे हैं
अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। भारत में अगर आप कोरोना से संबंधित बयानों को इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको कई चेहरे मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री अलग से बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, परिवहन मंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री का भी बयान है, नागरिक उड्डयन मंत्री तो दवा ही लॉन्च कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री का बयान है, विदेश मंत्री तो बोलेंगे ही, रसायन व उर्वरक मंत्री और कानून मंत्री का भी बयान है, और भी ना जाने कितने मंत्री और राज्य मंत्री कोरोना पर ज्ञान देते मिल जाएंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। The war against COVID, I think that's the most important thing, which unfortunately few in our profession are also not able to understand and appreciate. दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी, उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट। तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोविड की लड़ाई गृह मंत्रालय लड़ रहा है या परिवहन मंत्रालय लड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी सही है या नागरिक उड्डयन मंत्री की। महामारी से लड़ने में नाकाम होने पर दुनिया भर में 8 से अधिक स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं और देना भी पड़ा है। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री तो बिल्कुल ही नैतिकता में भारत से पिछड़े साबित हुए, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत के कारण इस्तीफा दे दिया। कम से कम एक बार भारत के स्वास्थ्य मंत्री को फोन ही कर लेते, वो बता देते कि दिल्ली के अस्पतालों में 50 से अधिक लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। इस्तीफा देने का तो ख्याल भी नहीं आया। नैतिकता के सेंट्रल विस्ता का पिस्ता बनाकर कहीं चबाया जा चुका है तो वह देश भारत है। पिछले साल सितंबर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने महामारी के विशेषज्ञ रायमुला को नया स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। कोविड से निपटने में नाकामी के कारण स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दक्षिण कोरिया में महामारी के बीच में स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया और कोरिया हेल्थ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रमुख को नया स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। जर्मनी में तालाबंदी का फैसला 26 सदस्यों की समिति के सुझाव के बाद लिया जाता है। इस ग्रुप में इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं और नैतिकता के विद्वान भी, जो हर पहलू पर विचार कर तालाबंदी के फैसले पर पहुंचते हैं। तालाबंदी के अंकुश को हटाने का फैसला भी यही कमेटी करती है। जर्मनी की कमेटी में एथिक्स के एक्सपर्ट हैं, नैतिकता के। यह सवाल पूरी तरह नैतिकता का ही है कि दूसरी बीमारी के मरीजों के लिए अस्पताल और ओपीडी बंद कर दी जाए। लेकिन भारत में तो अस्पताल बंद करने और कोविड रिजर्व करने से पहले इस तरह का संकट भी किसी को नहीं हुआ होगा। न जाने कितने लोग बिना इलाज के मर गए होंगे। भारत में पिछली बार 500 केस होने पर तालाबंदी का विनाशकारी फैसला किसके सुझाव पर लिया गया, फैसले से पहले कितने घंटे का विचार विमर्श हुआ, किसी को आज तक पता नहीं है।